जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। काफ़ी साल हो गए स्टॉक मार्केट में और थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है। और मुझे लगता है कि अब एक समय आ गया है जहाँ पे मैं उन यंग जनरेशन्स को मोटिवेट कर पाऊँ और कुछ एक ऐसे भ्रम को दूर कर पाऊँ जिससे कि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और इसमें नहीं आना चाहिए। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि जितनी जल्दी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ वो आप लोगों के लिए उतना अच्छा होगा, आगे की जनरेशन के लिए उतना अच्छा होगा। तो कुछ बातें इसमें शेयर करूँगा, कुछ आपके सेशन मिलेंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बट बहुत बेसिक चीज़ को कवर करना चाहूँगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं, बहुत बेसिक जो किसी भी राह चलते लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? By definition, the stock market is a digital platform where investors buy and sell shares of companies registered in stock exchange. थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक दुकान है। दुकान में जैसे आप सामान लेते हैं, सामान की जगह यहाँ पे शेयर्स रखे हुए हैं। शेयर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स को बेचते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और दुकान को चलाने वाला बंदा है सेबी, और सेबी सभी को रेगुलेट करता है। वो देखता है कि आपको सही प्राइस पे पैसा शेयर्स मिल रहा है, और जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो सही समय पे मिल रहा है, सही जगह से आ रहा है, सही जगह पे जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट एक, जैसे कि आप अमेजन समझ लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट समझ लीजिए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कुछ भी स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हैं। वेरी सिंपल, कोई बड़ा इसमें थ्योरी है ही नहीं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। क्या आपको लगता है स्टॉक मार्केट रिस्की है? ओके वेल, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है LTCG, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट एक साल या उससे ज़्यादा के लिए करते हैं। और दूसरा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसपे हम एक साल से कम के लिए किसी भी शेयर को अपने पास रखते हैं। तो इन दोनों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जो डिजिटल डाटा मुझे मिल पाया, एक सेंसेक्स का डाटा आपसे शेयर करता हूँ। ये सेंसेक्स का डाटा आपके सामने है। ये है 2000, सन 2000 से लेकर सन 2000 में हमारा मार्केट चल रहा था अराउंड 5000 की रेंज में, और आज 2024 से आज हमारा सेंसेक्स चल रहा है 75,000 के अराउंड। तो आप देखिए कि लॉन्ग टर्म पे क्या मार्केट में आपको डरने की ज़रूरत है। अब ये बताता हूँ क्या है। करेक्शंस आते जाते रहते हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। ये कौन सा पीरियड है? ये है 2008 वाला पीरियड। ये वाला पीरियड 2008 में क्या हुआ था? 2008 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, लीमन ब्रदर्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ पे HDFC है, SBI है। लीमन ब्रदर्स रातों रात बैंकरप्ट हो गया। रातों रात बैंकरप्ट का मतलब ये है कि ना आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, ना आप उस पर पैसे डाल सकते हैं। अब जिन लोगों का करोड़ों रुपया, मान लो SBI में कल शाम को शटर बंद हुआ और आज सुबह शटर खुले ही नहीं और लोगों के पैसे उसमें फंसे रह जाए, तो ये मार्केट का रिएक्शन था। लेकिन क्या उससे मार्केट डूब गया? नहीं डूबा। मार्केट ने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करी और फिर उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद अब ये सेकंड स्टेज देखिए, ये कौन सा? ये 2020 वाला जोन है, जब कोविड आया था। कोविड पे भी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट थी, सारे मार्केट्स बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए थे। उसके बाद भी क्या मार्केट रिकवर कर पाया? हाँ, रिकवर कर पाया, और आज मार्केट अपनी बुलंदियों को छू रहा है। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को कभी नुकसान नहीं होगा, बट शर्त यह है कि वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं कि आज लिया और अब कल मार्केट से पैसा चाहते हैं। वो ऐसा भी होता है, बट उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपके सिर्फ अभी इस बात पे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या मार्केट, शेयर मार्केट रिस्की है। तो मेरा नॉलेज कहता है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर शेयर मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं, और मुझे लगता है अभी तक आप लोगों का ये भ्रम भी टूट गया होगा। मान लीजिए किसी ने सन 2000 में सेंसेक्स को ही खरीदा होता, हालांकि उस टाइम पे फैसिलिटी नहीं थी। मान लो किसी ने खरीदा होता, 5000 पे चल रहा था, आज वो 75,000 पे चला गया। सिर्फ 24 साल में वो कितने गुना हो गया, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2014 के बाद हमारे यहाँ पे मार्केट
की उठने की स्पीड बढ़ने लगी। क्यों? 2014 में ऐसा क्या था? यस, एनडीए की गवर्नमेंट आई थी। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि एनडीए सही था कि यूपीए सही था। सही ये था कि हमारे पास मार्केट में एक स्टेबल सरकार आई थी। बहुत टाइम बाद इंडिया में स्टेबल सरकार आई थी। स्टेबल सरकार के आने पे आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, आप फर्म डिसीजन ले सकते हो, अपनी पॉलिसीज पे स्टिक रह सकते हो। कोई भी आपका जो सहयोगी है वो उसको खींचता नहीं कर सकता एक ही डिसीजन पे। जब और उसके बाद जो सेकंड टर्म में 19 में आया, उसके बाद तो फिर बूम है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कोविड आ गया था इसलिए मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, पर उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा उठ रहा है। और क्या अभी आपके नज़र में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही नियर फ्यूचर में आने वाली है? जी हाँ दोस्तों, हमारे पास अभी 2024 का इलेक्शन है और ऐसा माना ही जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी साहब दोबारा से रिपीट करेंगे। तो ये भी एक मार्केट के बूम होने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा मानना ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कभी लॉस नहीं होता है। कैसे, उसके आगे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसके कुछ और पहलू भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बात करना चाहता हूँ कि आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या अलग अलग बातें होती हैं। तो पहले हम बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बैंक में इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो बैंक में जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक सेविंग अकाउंट चाहिए होता है, करंट अकाउंट चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट का क्या जरिया है? एफडी करते हैं या आरडी करते हैं। अब उस पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और वो फिक्स इंटरेस्ट होता है। ऐसा बैंक ऐसा कभी नहीं कर सकता कि उन्होंने शुरू में आपकी कोई एफडी या आरडी किसी परसेंटेज पे किया हो तो उसके टाइम पीरियड खत्म होने से पहले वो बीच में ही चेंज कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो यानी कि कोई इनिशियल एज में चीज स्टार्ट कर दिया हो तो उस पूरी पॉलिसी के दौरान उसको वही फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, चाहे मार्केट अप जाए चाहे मार्केट डाउन जाए। उसके बाद होता है, क्या इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है? यस, इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। बैंक्स को हर एफडी पे, आरडी पे इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये टैक्सेबल है? तो जी हाँ, वेरी मच। आपकी इनकम जिस स्लैब में आप आते हो उसके हिसाब से ये बैंक में जो एफडी आरडी है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, वो टैक्सेबल है। और एक और बड़ी बात, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो कि आपने 10 लाख रुपए बैंक में एफडी की है 5 साल के, तो 5 साल के बाद उस 10 लाख की कीमत 10 लाख नहीं रहेगी दोस्तों, वो करीबन 8 लाख 8.5 लाख तक गिर चुकी होगी। मनी डे बाय डे उसका मनी का जो वैल्यू होता है वो कम होता है। अब यहाँ स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे सेविंग अकाउंट चाहिए होता है, वैसे डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। और डीमेट अकाउंट के बाद जैसे एफडी और आरडी करते हैं, ऐसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट की जगह हमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। पर क्या डिविडेंड कंपल्सरी है? जी नहीं, डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है। डिविडेंड डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। कोई भी कंपनी देना चाहती है, नहीं देना चाहती। बहुत कंपनियां नहीं देती है, एप्पल नहीं देता है, गूगल नहीं देते हैं, एमआरएफ नहीं देता है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं देती हैं, वो अपने पास रखते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है। डिसीजन उनके बोर्ड का होता है, उनकी जो प्रिंसिपल बंदे होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके ऊपर डिसीजन होता है। मैंडेटरी नहीं है, इस पर किसी का कोई बस नहीं है। तो क्या ये टैक्सेबल है? तो जी नहीं। एलटीसीजी अप टू सर्टेन लेवल, एक बड़ा लेवल जो है ये आपका होमवर्क है, किस लेवल पे टैक्सेबल होता है, पर इनिशियली एलटीसीजी टैक्सेबल नहीं है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को तो भूलिए मत फ्रेंड्स। अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए आज लगाते हैं और 15 साल बाद उसकी क्या कीमत बढ़ेगी उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये फ़र्क है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का और स्टॉक मार्केट का। तो अभी तक तो आप कम से कम ये समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट ना तो रिस्की है और ऐसा भी नहीं है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी कहीं पे भी पैसे लगा दीजिए, उसका भी एक तरीका है, ऐसे नहीं लगाया जाता है पैसा। बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए, जो एक बिगिनर को समझना चाहिए कि कैसे हम मार्केट को, स्टॉक मार्केट को देखने का तरीका बदल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्मॉल इन्वेस्टर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, बड़े इन्वेस्टर जो है उसको खा जाते हैं। तो क्या ये सत्य है कि नहीं है?
तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है। हम सिर्फ मेजर सेक्टर्स की बात करेंगे और उसके की प्लेयर्स यानी मार्केट प्लेयर्स, यानी कि जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हिलाना मार्केट में आसान काम नहीं है। तो कुछ सेक्टर्स की हम बात करते हैं: ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एफएमसीजी। अब ऑटोमोबाइल्स के बड़े बड़े खिलाड़ी कौन से हैं जो आप दिन भर आजू बाजू अपने देखते हैं? रोड पे जाइए, कितनी मारुति दिखती है, कितनी महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखती है, टाटा कहाँ पहुँच गया है, बजाज स्कूटर्स के क्या हाल है भाई साहब। तो ये ऐसे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो कभी डूबेंगे नहीं। अब बैंकिंग में आप बताइए कि एसबीआई को इंडियन गवर्नमेंट डूबने देगी किसी हालत में भी? एचडीएफसी का कितना बड़ा रोल है भाई साहब। आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस ऐसे बैंक्स हैं जो कभी भी डूबेंगे नहीं। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में टीसीएस का नाम है। टीसीएस की जो प्रॉफिट है वो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। तो क्या टीसीएस डूबेगा कभी? आपको पता है, ये बात तो पता होनी चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन में आइए, रिलायंस, भारती एयरटेल। रिलायंस क्या, अब तो जियो हर घर पे, एयरटेल के वाईफाई हर जगह पे है। एनर्जी सेक्टर, रिलायंस, अडानी, एनटीपीसी, ओएनजीसी। ओएनजीसी को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, कितने तेल के कुएं मिल रहे हैं, आपको सबको पता है। फाइनेंस में एलआईसी, कुछ हो सकता है क्या? सरकार डूबने देगी एलआईसी को? जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब कहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। अब हेल्थ केयर सेक्टर की बात की, सन फार्मा, आपका कितना बड़ा दवाइयों का बिजनेस सन फार्मा के पास है, सिप्ला के पास है, डॉक्टर रेड्डी के पास है। एफएमसीजी, आईटीसी, दुनिया भर के सिगरेट टी बनाते हैं भाई साहब। आशीर्वाद आटा, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया घर घर में है, डाबर घर घर में। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा की लाइफ में आगे पीछे देखिए क्या हो रहा है, वो क्या आपके घर पे हर रोज़ आ रहा है, क्या ब्रिटानिया के बिस्कुट आपके घर पे आ रहे हैं, क्या आप जियो मार्ट जा रहे हैं, क्या रिलायंस की दुकान पे जाके खरीद रहे हैं, क्या आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, किस बैंक में जा रहे हैं, किस चीज़ की सर्विस आप लेना पसंद करते हैं। तो वो चीज़ें जो अपने सेक्टर का मार्केट प्लेयर है वो कभी भी आपको लॉस नहीं देगा। आप किसी भी कल की खुली हुई कंपनी में इन्वेस्टमेंट की मत कीजिए। हर महीने कुछ भी इन्वेस्ट करना है, छोटा मोटा भी करना है, तो हमेशा मार्केट प्लेयर में कीजिए। इससे स्मॉल इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट होगा। अब एक अगला सवाल आता है, क्या मुझे स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए? तो उसका जवाब है कि ऑब्वियसली किसी भी बंदे के पास जिसके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड की नॉलेज है उसका हमेशा अपर एंड तो रहेगा, उसको स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल चीज़ समझ में बहुत आसानी से आएंगी। पर ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे लेट राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स भी थे वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जिनका कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं था लेकिन वो अच्छा करें स्टॉक मार्केट में। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज, एनालिसिस और स्पेशली इन्वेस्टमेंट एलटीसीजी पे करने की ज़रूरत है। और आजकल तो ज्ञान हर जगह से मिलता है, बहुत सारी जगह है ज्ञान प्राप्त करने के, ज्ञान लेने के बाद ही आप इसमें अच्छी तरह कूदिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और आपका कुछ और कोई भी डाउट मेरे लिए हो तो मुझे बताइए और कमेंट प्लीज़ कीजिए मुझे, और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा और इसकी सेकंड सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें हम थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल पे बात करेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखें, अपने कैपिटल का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।